मैं प्रवेंद्र पंडित अलवर न्यूज चैनल से सभी श्रोताओं का और दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आपसे मिलिए एक शख्सियत के रूप में जो कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हुआ है, उसमें आज हम मिल रहे हैं देश के वरिष्ठ व्यंग्यकार, जिनका पूरे भारत में और विदेशों में भी एक व्यंग्यकार के रूप में बहुत बड़ी छवि है। किसी एक विधा में छवि बन जाना एक साधारण सी बात होती है, किंतु उस कवि की विधाएं अनेक होती हैं, वो आम जन तक स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम उन छुपे हुए पहलुओं को भी उजागर करने की कोशिश करेंगे कि ये केवल व्यंग्यकार ही नहीं, ये गजलकार भी हैं, इन्होंने गीत भी लिखे, मुक्तक भी लिखे, ब्रजभाषा में भी बहुत सारा इनका योगदान रहा। इसीलिए इनका नाम कवि मंचों पर, कवि गोष्ठियों में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो मैं सर्वप्रथम कवि की परिभाषा जिस अंदाज में ये लिखते हैं, चार पंक्तियां बोलकर इनसे बात करता हूं। सच लिखता सच ही कहता है, कवि को धर्म निभाना है। सच लिखता सच ही कहता है, कवि को धर्म निभाना है। प्रज्ञा से आशीष मिला तो, प्रज्ञा से आशीष मिला तो मन ने यह प्रण ठाना है। प्रज्ञा से आशीष मिला तो मन ने यह प्रण ठाना है। होता है हर शब्द मंत्र सा जिसका कोई मोल नहीं। होता है हर शब्द मंत्र सा जिसका कोई मोल नहीं। फिर भी क्यों जग वाले कहते रे कवि तू दीवाना है। फिर भी क्यों जग वाले कहते रे कवि तू क्यों दीवाना है। तो कवियों को लोग बाग दीवाना कहते हैं कि इनको जो भी महसूस होता है उसको कोई छुपाते नहीं, कलमबद्ध करके आम जन के सामने, पब्लिक के सामने, श्रोताओं के सामने गोष्ठी और कवि सम्मेलनों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे ही व्यंग्यकार श्री सुरेंद्र सार्थक आज हमारे मध्य मौजूद हैं। मेरा पहला प्रश्न इनसे जो है, आप अपने बचपन से शुरू हो जाएं कि किस तरह से आपकी शिक्षा रही और इस मुकाम तक, यानी कविता के मुकाम तक पहुंचने में आपको क्या क्या तो सहूलियतें मिली और किस किस तरह की बाधाएं उत्पन्न हुई। क्या आपके परिवारजन, प्रियजन, माता पिता सबने आपको इसमें कहीं सहयोग किया, या कभी आपको इस दिशा में डांट भी खानी पड़ी अपने बुजुर्गों की? ऐसा कुछ भी कोई अनुभव हो तो हमारे श्रोताओं के साथ, हमारे दर्शकों के साथ अवश्य साझा करें आप। जी जी जी, धन्यवाद भाई साहब। सभी को नमस्कार। मैं सुरेंद्र सार्थक, डीग से। अब तो हमारा नया जिला अनाउंस हो गया है, तो डीग कहना पर्याप्त है। निश्चित रूप से। मैं वहाँ बहुत छोटे से गांव में, औ एक गांव है, नाम छोटा सा है लेकिन ऐतिहासिक बहुत है। निश्चित रूप से मैंने पढ़ा ऐतिहासिक। औ का टीला, और उपन्यास भी लिखा गया मेरे गांव पर। निश्चित रूप से अंग्रेजों मुगल काल में यह परगना हुआ करता था, जहाँ पर हाँ। औरंगजेब के लाल बेग, कुल्हाड़ बेग नाम के दो सामंत बैठा करते थे जी। जिनकी हत्या के बाद ही वहां पर भरतपुर स्टेट की स्थापना जी, पहला जो युद्ध लड़ा गया। तो इतिहास मेरे गांव का बहुत ही धनी है और मैं वहीं पर पैदा हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये कहीं न कहीं इन्वॉल्व है, इसका पाठ्यक्रम में भी कहीं हाँ, पाठ्यक्रम में भी है। और टीला चर्चा में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ आज भी काजी वाला कुआ, काजी वाला पीपल, बहुत प्राचीन गाँव। तो हाँ, तो जहाँ मेरी सर्वप्रथम जिज्ञासा जहाँ से हुई वो यहीं से हुई। तो मैं जब थोड़ा सा समझदार हुआ तो मुझे लगा कि यार हमारे गांव में काजी कोई नहीं है, तो एक काजी वाला कुआ, काजी वाला पीपल कहाँ से आ गया। ये बाल जिज्ञासा, बाल जिज्ञासा जो होती है। जी जी जी। तब मैंने अपने गांव
के बारे में भी पढ़ा। मुझे जो एक बहुत शौक रहा बचपन से ही, मैं डिबेटर रहा जी। हाँ, मैंने ऑल इंडिया डिबेट टॉप किया जब मैं यूनिवर्सिटी में था उस समय। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। और एक इत्तेफाक ये है कि 3 साल लगातार हम लोग जो ऑल इंडिया डिबेट टॉप करके आए, जिनमें शैलेश लोढ़ा, विनीत चौहान और मैं जी, हम 3 लोगों ने लगातार एक साल के अंतराल में ऑल इंडिया डिबेट टॉप किया और हम तीनों ही आज मंच पर हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है। तो अच्छी तरह से मंच पर है। तो जहां सबसे पहले कविता जो मेरे दिमाग में आई वो यहाँ से आई कि मैं जब गांव के विद्यालय में था, हमारे गांव में 8वीं तक स्कूल था। जी बिल्कुल। तो मैं 4वीं या 5वीं कक्षा का छात्र रहा हूँगा जब से मैं डिबेट कंपटीशन में गया पहली बार। तो वहां पर जब डिबेट हो गई तो उन्होंने कहा जब तक आपके रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं आप एक कवि को सुनिए। तो एक कवि आए, मुझे नहीं पता वो कौन थे जी। तो उन्होंने काम में वन एक जगह है डीग के पास, बिल्कुल पास में ही है, अब डीग जिले में ही आती है वो। डीग जिले में आती है। तो उन्होंने कामा का वर्णन करते हुए कुछ पंक्तियां कही थी। तो उसकी मुझे पंक्तियां भी याद नहीं है, केवल अंतिम पंक्ति याद है, मुक्ति चाहो तो हे भाई चलकर बसिए नगरी में। तो पहली बार मुझे मेरे बाल मन में एक बात आई कि ये विशेषता जो इन्होंने कामा में बताई है ये डीग में भी हो सकती है। निश्चित रूप से। तो मैंने प्रथम जो पंक्तियां जोड़ी जी, वो अब मेरे पास लिखी हुई भी नहीं है, मुझे ढंग से याद भी नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद है कि मेरे जीवन की प्रथम पंक्तियां वही थी। वही महलों में बजरंग बली पर कीर्ति छाए रही है, यहाँ पर बड़ा धर्म है, धर्म लोगों का कर्म है, शांति है घड़ी घड़ी में, और मुक्ति चाहो तो हे भाई चलकर बसिए नगरी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें ब्रजभाषा के भी पुटे। हाँ, मतलब हाँ, दोनों तरीके से जल महलों की। हाँ, अब मुझे ध्यान आ गई पूरी। ऐसे थी कि जल महलों की नगरिया है एक सुंदर डीग, है एक सुंदर डीग के अद्भुत छटा दिखाए रही है, महलों में बजरंग बली पर कीर्ति छाए रही है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर बड़ा धर्म है, धर्म लोगों का कर्म है, शांति है घड़ी घड़ी में, और मुक्ति चाहो तो हे भाई चलकर बसिए नगरी। नगरी बहुत। ये प्रथम 4 पंक्तियां मैंने लिखी तो मुझे लगा कि कहीं कविता सी बन गई है। फिर उस समय एक किताब चलती थी काका हाथरसी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम बहुत छोटे छोटे थे तो काका के रसगुल्ले, काक दूध। तो मुझे एक किताब, मुझे कविताओं से जब मोह हुआ तो मैंने वो किताब खरीदी, उसमें से कविताएं पढ़ी। तो उसमें जो पात्र थे उन्होंने एक कविता लिखी थी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, कि इसका नाम तो ये है और काम इसका ये है। तो मैंने जब वो पूरी किताब पढ़ ली तो फिर मैंने अपने पूरे गांव पे एक दृष्टिपात किया। हमने कहा यार ऐसे नाम तो मेरे गांव में बहुत हैं जिनके नाम अलग हैं और अर्थ अलग हैं। जैसे मुझे सबसे पहले याद आया एक गांव में मेरे में भागीरथ नाम था, और मैं भागीरथ के बारे में मैं जानता था कि भागीरथ ने बहुत प्रयास करके गंगा को जमीन पे लाए थे, और मेरे गांव वाला भागीरथ है वो बड़ा आलसी है। तो मैंने अपने गांव के इस तरह 10-15 लोग छांटे। अच्छा। और छांट करके मैंने उन पर इस तरह से कविता लिखी कि इनके नाम ये हैं मगर इनके काम ऐसे हैं। तो वो कविता मैंने मेरे बड़े भाई को दिखाई। मेरे बड़े भाई मेरे से 3 साल बड़े थे, तो मैंने सबसे पहले उनको कहा, मैंने कहा देखो भाई साहब मैंने कविता लिखी। तो उन्होंने कविता पढ़ी और कविता पढ़ के उन्होंने मेरे पिताजी अपने मतलब हमारे पिताजी को कहा, मुझे गांव में बचपन में लल्ला कहते थे। लल्ला तो आज भी कहते हैं, आज भी कहते हैं। बुजुर्ग लोग आज भी लल्ला ही नाम से पुकारते हैं। अभी आप जैसे हमारे गांव में जो पुराने लोग हैं वो मुझे इसी नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई साहब ने कहा कि पापा जी देखो, ब्रजभाषा में, ब्रजभाषा बोलते थे हम लोग कि हमारा लल्ला तो कवि है वो, देखा कहाँ। तो करता तो वो मतलब वो ज्यादा खुश भी नहीं हुए, वो ज्यादा उन्होंने कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं थी। वो बुजुर्गों की आदत होती है। और केवल इतना कहा कि ये सब तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान। अब इस दौरान आते आते हम
9, 10th, 11th 3 वर्ष हमने अपनी कविताओं को लिखना बंद कर दिया। केवल पढ़ाई पर रहे। मन में सोचते रहते थे कविताओं के बारे में। मतलब वो जो 6वीं 7वीं में जो शुरुआत हुई थी 9, 10th, 11th में हमने बंद कर दी पिताजी के डर की वजह से। अभी बहुत ज्यादा नाराज तो नहीं हुए थे कि भाई तुम क्यों, लेकिन केवल उन्होंने एक लाइन इतना ही कहा था कि भाई पहले संदेश दिया था, एक आपको पढ़ाई पर ध्यान, निर्देश दिया था कि आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। फिर फर्स्ट ईयर में आए तो हमने हिंदी ऑप्शनल ली, तो फिर एक बार फिर कविताओं से फिर जुड़े। कॉलेज में थोड़ा समझदार भी हो जाते हैं, तो वहां पर हमने फिर कविताएं लिखनी शुरू की। तो उस दौर में जैसा कि सभी कवियों के साथ होता है, श्रृंगार लिखते हैं, तो हमने भी वही लिखा, क्योंकि एक विपरीत उम्र, उम्र जो विपरीत लिंग का आकर्षण भी होता है, तो हम भी श्रृंगार लिखने लगे। जी, हर कवि की वही हर कवि की होता है। तो फिर हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग मंच पर जाएंगे। बस ये था कि अपने जो 10-15 मित्र हैं वो ये मान जाएं कि हम कवि हैं, लिखते और उनको सुनाते। एक युवावस्था का रुआब होता है बच्चों आपस में एक दूसरे के प्रति, वो एक बहुत अच्छी भावना होती है और उसी से प्रेरणा भी मिलती है। हाँ। तो ये इस तरह से मेरी कविता की शुरुआत हुई, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरे घर वालों के से मुझे कोई अवरोध आया हो, ऐसा नहीं आया। उसके बाद और बड़े हो गए, शादी हो गई तो पत्नी ने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई तुम कविताओं में क्यों दिमाग खपाते हो। ठीक है, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया। इतना जरूर कहा घर वालों ने भी कि भाई कविता लिखो, लेकिन सबसे पहले अपने कैरियर की चिंता करो। तो हम मंचों पर नहीं गए। मेरा एक प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप बड़े व्यंग्यकार बने और आपके सूत्रधार जिसे कहेंगे, जिनकी कविता, जिनकी किताब को पढ़ करके आपने कविता पढ़ने के लिए आप उद्यत हुए, आपके मन में जागृति हुई कविता की। काव का हाथरसी तो जिनकी कविताओं में 90% हास्य होता था और 10% व्यंग होता था, लेकिन आपने उसमें से 10% व्यंग को भी 5% में डाल दिया। 10% जो व्यंग था ना, उसको तो ले गए आप 95% पर, और 5% आप हास्य की तरफ गए। ऐसा किस कारण हुआ? क्या ऐसी आपके पास आसपास ऐसी परिस्थितियां बीती जिनकी वजह से आपने हास्य को थोड़ा कम किया और व्यंग को एकदम गगनचुंबी कर दिया? मैंने ये नोट किया है, क्योंकि मैंने भी आपको बहुत सुना है, और आज तो हम दर्शकों और श्रोताओं की जानकारी के लिए पूछते, इसका कोई एक छोटा सा कारण बताएं आप। इसका मुख्य कारण ये रहा प्रवेंद्र जी, दोनों लिटरेचर मेरे पास होना ग्रेजुएशन में, हिंदी भी और इंग्लिश भी। और मैंने सटायर को भी पढ़ा, उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी, और मैंने व्यंग को भी पढ़ा। व्यंग और हास्य दोनों में अंतर इतना रहा, मैं समझ गया। लिटरेचर होने के कारण मैं यह समझ गया कि इन दोनों में अंतर क्या है। किसी के जूते हों फटे हुए, हम उसको कहें कि यार आपके जूते फट रहे हैं, उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि आपके जूतों को मरम्मत की आवश्यकता है। ये व्यंजना हो गई, ये व्यंजना, उसे सामने वाले को बुरा नहीं लगा। 10 आदमियों के बीच में अपन ये बात कहें कि आपके जूते फटे हुए हैं, जैसे हास्य के बुरा लगेगा। हास्य के बहुत सारे कवि कहते हैं कि बिना कॉलर की जैकेट पहन लो तो ऐसे कहते हैं आपकी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे फटे हुए मोजे में से अंगूठा दिखाई देता है, अंगूठा बाहर दिखाई दे रहा है। तो ये तो उसका परिहास हो गया, हास्य हो गया। उपहास, परिहास, हास्य और व्यंग, इनमें बहुत मामूली सा अंतर है, और इसको मुझे साहित्य ने समझा दिया। बिल्कुल सही। इसलिए मेरा हास्य कम होता चला गया और व्यंग प्रधान होता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इत्तेफाक से हमारे यहाँ भरतपुर में धनेश फक्कड़ एक बड़े शानदार व्यंग्यकार हुए। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत बड़े। भरतपुर और अलवर जिले में तो मैंने उनसे बड़ा कोई व्यंग्यकार सुना नहीं, और आपने तो उनके साथ मंच साझा की, बहुत सारे मंच साझा, तो ये आपका सौभाग्य है। जब मैंने साहित्यिक व्यंगों में, जैसे अब हरिशंकर परसाई हुए, के.पी. सक्सेना हुए, चाहे आप इंग्लिश में तो मैंने जॉन डाइड्रन को भी पढ़ा,
उन सब के साहित्यिक व्यंगों के साथ साथ धनेश फक्कड़ जी को जब मैंने पहली बार मंचों पर सुना तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा लिखना चाहिए। मैं भी भटक रहा था उस समय, मैं कि श्रृंगार लिखूं, कि ओज लिखूं, कि गीत लिखूं, क्या लिखूं। सर्वप्रथम व्यंगों से प्रभावित तो था मैं, अच्छा लगता था, लेकिन मंचों पर लिखने के लिए जो सबसे पहले मुझे प्रेरणा मिली तो फक्कड़ जी को सुन करके मिली। बिल्कुल सही कहा आपने, वो बहुत ही बड़े व्यंग्यकार थे कि भाई मुझे इस तरह का लिखना चाहिए। निश्चित रूप से हम आपसे आपकी एक व्यंग्य रचना सुनना पसंद करेंगे और वो एक मुक्तक के माध्यम से मैं आपको आमंत्रित करूंगा इस व्यंग्य रचना के लिए, क्योंकि इसमें एक शब्द में से दो चीज निकलती हैं। किसी की वाह में भी आह छुपी होती है, किसी की वाह में भी आह छुपी होती है, कहीं गुमराह में भी राह छुपी होती है। खोलकर दिल को जरा गौर से देखो दो पल, खोलकर दिल को जरा गौर से देखो दो पल, संग से दिल में भी एक चाह छुपी होती है, संग से दिल में भी एक चाह छुपी होती है। तो आप संकेतों में किस प्रकार कह पाते हो? आपने एक बहुत अच्छी जो आपकी स्वर्ग रचना है, यदि आपको कंठस्थ इस वक्त हो तो उसे आप सुनाएं, क्योंकि उसमें यद्यपि आपने ईश निंदा नहीं की है, आपने अपनी यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं जहां पर हम जाते हैं, हमारे काम नहीं हो पाते, किन कारणों से नहीं हो पाते हैं, वो सब चीज को आपने देखा है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में देखा है। कुछ सुधार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो वास्तविक रूप से ग्रामीण लोग जब हमारे कार्यालयों में जाते थे, उनके साथ क्या स्थिति होती थी, आपने वहां एक व्यंग्य किया है, तो उसे आप सुनाएं। बिल्कुल मैं सुना देता हूं। देखो, व्यंग मैं बताता हूं पहले कि एक्चुअली हम लोगों पर एक इल्जाम, एक आरोप ये लगाते हैं, बहुत सारे लोग लगाते हैं कि यार ये हास्य व्यंग का कवि है, तो ये उल जलूल बोलता होगा, इसकी भाषा में कहीं उच्छृंखलता आती है। हाँ। आती है, व्यंग में मर्यादा रहती है, किंतु आ जाती है। क्यों आती है मैं बताता हूं। मैंने मेरी गजल में ये लिखा, मेरे 2 गजल संग्रह हैं जो प्रकाशित हो चुके। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हवाएं कौन सी और पड़ाव आने तक, पड़ाव आने तक, बिल्कुल। अभी राजस्थान साहित्य अकादमी के अनुमोदन से आपको ये प्रकाशित हुई, आपकी बहुत बेहतरीन गजल संग्रह है, राज्य सरकार की ओर से। कुंवर बेचैन साहब ने जिसकी भूमिका लिखी, डॉक्टर शिवो मंबर जी ने लिखी, सुरेंद्र चतुर्वेदी जी ने लिखी, बहुत बहुत सुंदर। तो मैंने उसमें एक जगह लिखा है, कह रहे हैं आप मैं संभ्रांत हो सकता नहीं, कह रहे हैं आप मैं संभ्रांत हो सकता नहीं, पर बिन फटे ज्वालामुखी भी शांत हो सकता नहीं। बिल्कुल सही बात। लेखनी में आग भरकर मैं तपाता शब्द को, जी, लेखनी में आग भरकर मैं तपाता शब्द को, इसलिए तो अर्थ का प्राणांत हो सकता नहीं, और मैं अकेला ही चला हूं हर गली हर मोड़ पर। बहुत सुंदर। मैं अकेला ही चला हूं हर गली हर मोड़ पर यकीनन कह रहा दिग्भ्रांत हो सकता नहीं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और जो डेफिनेशन है मेरी भाषा की, वो अंतिम शेर में है कि भूख ने मुझको जगाया आज फिर कल की तरह। क्या बात है, बहुत अच्छे। भूख ने मुझको जगाया आज फिर कल की तरह, भूख का ये ग्रंथ है, वेदांत हो सकता नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो हम लोग तो भूख का ग्रंथ लिखते हैं, आप हमसे वेदांत की भाषा की कल्पना कैसे कर सकते? बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए ऐसा हो जाता है। मैं वो कविता सुना देता हूं। हाँ, वो सुनाए, आपका स्वागत है। बिल्कुल, हम आपसे जाते जाते ये कविता अवश्य ही सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस कविता में संदेश है, जो बुद्धिजीवी इसमें से संदेश ढूंढ निकालते हैं, और जो केवल हास्य के लिए कविता सुनते हैं वो केवल हास्य तक सीमित रह जाते हैं। नहीं, ये कविता ऐसी है जो सबके लिए है। देखो,
व्यंग और हास्य में मूलतः मैं बता देता हूँ। ये जो मेरी कविता है उसमें हास्य भी है, व्यंग भी है। आपने जिस कविता के लिए कहा है, और एक मैं 4 पंक्ति और सुना तो शुद्ध व्यंग। आप लोग खुद भी ये निकाल लेना कि शुद्ध व्यंग क्या होता है। जी, स्वागत है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक गजल लिखी, बिल्कुल शुद्ध व्यंग जिसको कहते हैं। जी। मालियो इन डालियों में काग कैसे आ गए। बहुत सुंदर गजल है। मालियो इन डालियों में काग कैसे आ गए, श्वेत रंग की ओढ़नी थी, दाग कैसे आ गए। बहुत सुंदर। अब शेर देखना, व्यंग का एक अद्भुत प्रयोग देखना प्रवेंद्र जी। जी, स्वागत। कि राजधानी से चलेंगी राहतें जनपद तलक। राजधानी से चलेंगी राहतें जनपद तलक। फिर बताओ बीच में संभाग कैसे आ गए। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। फिर बताओ बीच में संभाग कैसे आ गए। और एक शेर और देखना कि घोषणा करके गए थे आप अमृतपान की। बहुत सुंदर। घोषणा करके गए थे आप अमृतपान की, होठ नीले क्यों पड़े हैं, झाग कैसे आ गए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक शेर इसमें ऐसे हुआ कि स्वागत है। बीज जो वितरित हुआ था आम का बोला गया। आम का बोला। बीज जो वितरित हुआ था आम का बोला गया। फिर बबूलों के बताओ बाग कैसे आ गए। बहुत सुंदर। मालियो इन डालियों में काग कैसे आ गए। बहुत सुंदर। ये शुद्ध व्यंग है। अब जो कविता है उसमें दोनों बराबर है, जिसकी आप कह रहे हैं। अर्धरात्रि को खटखट की आवाज आई, हमने डरते हुए पूछा कौन हो भाई। अर्धरात्रि को खटखट की आवाज आई, हमने डरते हुए पूछा कौन हो भाई। कोई चोर डाकू अथवा भूत। कड़कदार आवाज बोली दरवाजा खोल मर्दूत। हमने कहा माना हम आपके सामने बेबस हैं, लाचार हैं, आप हमारे माई बाप हैं, सरकार हैं। फिर भी अगर परिचय हो जाता कि आप कोई नागा है या अवधूत, झन्नाटेदार उत्तर आया बकवास बंद कर हम हैं यमदूत। वाह। झन्नाटेदार उत्तर आया बकवास बंद कर हम हैं यमदूत। हमने कहा गुरु बगल वाले दरवाजे पर ट्राई कर लो, तुम्हें एक जीव ही तो चाहिए, पड़ोसी वर्मा जी को धर लो। तुम्हें एक जीव ही तो चाहिए, पड़ोसी वर्मा जी को धर लो। यमदूत बोला अपने बाप का राज समझ रखा है, लगता है बेटा तूने अभी नरक का स्वाद नहीं चखा है। हमने कहा श्रीमान स्वर्ग नरक का भय किसको दिखा रहे हैं। अब पहुंचना व्यंग तक कि श्रीमान स्वर्ग नरक का भय किसको दिखा रहे हैं। हम तो इस मृत्यु लोक में रहकर भी नरक जैसा जीवन बिता रहे हैं। हमारी जुबान तो अपने अधिकार मांगने तक में फिसल जाती है, और एक आम भारतवासी की तमाम उम्र नरक में ही तो निकल जाती है। वाह वाह वाह। हमारी जुबान तो अपने अधिकार मांगने तक में फिसल जाती है, एक आम भारतवासी की तमाम उम्र नरक में ही निकल जाती है। अपने भाग्य के द्वारा छले गए, हम यमदूत के साथ चले गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमें यमदूत ले जा रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपकी व्यंग को मैं के लिए बोल रहा हूँ मैं। आपका जो व्यंग है वो व्यवस्था तक गया है। जैसे ही हमने नरक में किया प्रवेश, दूर हो गए हमारे सारे कलेश। बहुत बढ़िया। क्या शानदार व्यवस्थाएं थी भाई साहब, एकदम फाइन। न कहीं भीड़ न कहीं लाइन, सारे के सारे काउंटर खाली पड़े थे। बेचारे कर्मचारी तो मुंह लटकाए खड़े थे। अलग अलग देशों के अलग अलग नर्क थे, पर एक को छोड़कर सभी के बेड़े गर्क थे। कुछ नरकों के कर्मचारी हमारी तरफ देखकर मुस्कुराए, कुछ बाकायदा फूल मालाएं लेकर हमारे स्वागत में आगे आए। बोले आइए सर आइए, न कोई धोखाधड़ी न कोई लूट, और स्पेशल ऑफर के तहत नर्क की सजाओं में भारी छूट। बहुत बढ़िया। न कोई धोखाधड़ी न कोई लूट, स्पेशल ऑफर के तहत नर्क की सजाओं में भारी छूट। सिर्फ 3 सजाएं पाइए, बाकी सजाओं के सर्टिफिकेट गिफ्ट में ले जाइए। अपने नर्क के आगे तो कई देशों के स्वर्ग का आनंद भी फीका। तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं सर, ये है आपकी सेवा में नर्क ऑफ अमेरिका।
हमने कहा यार यमदूत मजा आ गया, तेरा ये नर्क तो हमें स्वर्ग से भी ज्यादा भा गया। अब जरा अन्य देशों के नरकों की ओर भी चलें, पर पहले उन 3 सजाओं को विस्तृत रूप में समझ लें। यमदूत बोला सर, सर्वप्रथम आपको लोहे की कुर्सी पर बैठा के करंट लगाया जाएगा। दूसरी सजा के रूप में आपको नोकदार कीलों के पलंग पर सुलाया जाएगा और फिर आपके सारे कपड़े उतारे जाएंगे और आपकी नंगी पीठ पर कोड़े मारे जाएंगे। इन सजाओं में कोई खास दम नहीं है, आप ट्राई कर लें, अन्य नरकों की सजा भी इससे कुछ कम नहीं है। डर के मारे हमने सारे नर्क छान मारे, डर के मारे हमने सारे नर्क छान मारे। हमने कहा गुरु, माना तुम्हारे नर्क को वीआईपी का दर्जा है, पर अन्य नरकों को देख लेने में क्या हर्ज है। डर के मारे हमने सारे नर्क छान मारे, सारे की सारे खाली पड़े थे, पर नर्क ऑफ इंडिया के सामने असंख्य लोग खड़े थे। भीड़ को देखकर अपना सर चकराया। भाई साहब, मामला अपन की समझ में बिल्कुल नहीं आया। हमने बहुत सोचा, तभी 5-7 दलालों ने आकर हमें दर दबोचा। क्या बात है, क्या बात है। हमने बहुत सोचा, 5-7 दलालों ने आकर हमें धर दबोचा। बोले सर, भीड़ को देखकर मत घबराओ, मन में कोई टेंशन हो तो हमें बताओ। हमने अपना मन उनके सामने ऐसे खोला जैसे फिल्म लैंड में बाला कपड़े खोलती है कि यार सजा तो सभी में समान है, फिर भी यहाँ भारत के नर्क की तूती क्यों बोलती है। दलाल बोले, पहली बार नर्क में आए हो, फोकट में दिमाग चाटोगे, कुछ माल पानी लाए हो। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। पहली बार नर्क में आए हो, शानदार, फोकट में काटोगे, कुछ माल पानी लाए हो। यार सीधी सी बात है, फिर भी तेरी समझ में क्यों नहीं आती है। ये भारत का नर्क है बेटा, यहाँ एक बार लाइट चली जाए तो अगले दिन आती है और इतने में तो करंट लगाने की घड़ी भी निकल जाती है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये भारत का नर्क है बेटा, यहाँ एक बार लाइट चली गई तो अगले दिन आती है और इतने में तो करंट लगाने की घड़ी भी निकल जाती है। रही नोकदार कीलों के पलंग की बात, तो वो तो सिर्फ कागजों में होते हैं। हकीकत में उन पर डनलप के गद्दे पड़े हैं जिन पर अपने नरक के कर्मचारी सोते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। और कोड़ों का भय तो आपको हमारे नरक में बिल्कुल नहीं सताएगा, क्योंकि हमारा कर्मचारी समय पे आएगा तभी तो कोड़े लगाएगा। क्या बात है, क्या बात है, गहन चोट। हमारा कर्मचारी समय पे आएगा तो कोड़े लगाएगा। और एक सुविधा तो हमारे नर्क में इतनी खास है, जिसे सुनकर आपका ये बुझा हुआ चेहरा है ना, फूल की तरह खिल जाएगा। जेब में दाम हो सर, तो इन 3 सजाओं का सर्टिफिकेट भी आपको बाहर खड़े खड़े मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जेब में माल हो सर, इन 3 सजाओं का सर्टिफिकेट भी आपको बाहर खड़े खड़े मिल जाएगा। धीरे धीरे हमारी भी समझ में आ रहा था कि सजा तो सभी में समान है, पर वास्तव में भारत महान है, वास्तव में भारत महान है। बहुत सुंदर आपने व्यंग पढ़ा, और आपके इस व्यंग के अंत में मैं एक मुक्तक आप ही की विदा का पढ़ता हूं, क्योंकि व्यंग्यकार का जब साक्षात्कार लेते हैं तो कुछ वैसी ही बात करनी चाहिए जो उसके मन को भाए। जी जी जी। जहां में कौन अपना है नहीं समझे तो क्या समझे, जहां में कौन अपना है नहीं समझे तो क्या समझे, हकीकत है कि सपना है नहीं समझे तो क्या समझे, जमाने को समझने के लिए आरंभ हो खुद से, जमाने को समझने के लिए आरंभ हो खुद से, यही सच को परखना है नहीं समझे तो क्या समझे, यही सच को परखना है नहीं समझे तो क्या समझे। तो व्यंग्यकार इन्हीं बातों में झूलते हैं, समाज की मूल तस्वीर को, विकृत तस्वीर को आम जन तक पहुंचाते हैं ताकि समाज की व्यवस्थाओं में सुधार हो, श्रोता दर्शक
उसको अंगीकार करें, स्वीकार करें। जिन्हें आता है उनके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें इन चीज का ज्ञान नहीं है वो इसको बड़े गौर से लें। इन्होंने व्यंग किस बात पर किया है? केवल स्वर्ग नरक पर व्यंग नहीं किया, ये किसी धार्मिक व्यवस्था पर व्यंग नहीं है, ये उस बात पर व्यंग है जो हमारी आम जीवन में जो व्यवस्था है। किसी कार्यालय में हम जाते हैं, कहते हैं पता है कि ये काम करना है, बोले कहा है बाबूजी चाय पीने गए, पियोन कहा है कि बोले अभी 10 मिनट में आ रहा है। ऐसा सुनने को हमको मिलता है, अक्सर सुनने को मिलता है। अभी बहुत सुधार है, अभी सुधार है। सुरेंद्र जी आप भी देख रहे होंगे कि जब से ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आपने एक सटीक व्यंग किया और शायद मैं सोचता हूं ऐसे ही व्यंगों की वजह से आज व्यवस्था में सुधार हो रहा है और कवि का ये परम धर्म है। आज आप हमारे स्टूडियो में आए अलवर न्यूज चैनल में, इसलिए आपका हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं और भविष्य में भी आपको इसी तरह बुलाते रहेंगे। और सारे श्रोताओं को, समस्त श्रोताओं को और दर्शकों को हमारा हृदय तल से प्रणाम है। जय जय श्री राम।